तो कैसे हैं आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए तथा एमए के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। यूनिट है आपकी 7th और क्लास भी आपकी 7, ठीक है। और जिस यूनिट को आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उच्चावच निरूपण। इसके अंदर हम समुच्चय रेखाएं तथा परिच्छेदिकाओं को देखेंगे। ये यूनिट आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खास तौर पे सेकेंड ईयर विद्यार्थियों की जो शीट्स बनती हैं, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल बनती है, वो इसमें से अधिकतर बनती हैं। आपने बनाई होंगी ढलान वाले, पर्वतीय, बहुत सारे ऐसे चित्र बनते हैं, बहुत सारी शीट्स बनती हैं जो कि आपकी ज्योग्राफी फाइल में काम आती हैं। और जो भी इसके अंदर हम प्रश्न देखेंगे वो सभी प्रश्न आपके जो आपके प्रैक्टिकल के प्रश्न होंगे उनमें आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा जरूर। चलते शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इससे पहले हम 6 क्लास इसकी ले चुके हैं और वो सभी यूनिट तीनों ईयर के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उनको भी आप अवश्य ले लीजिएगा। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न आता है हमारा, उच्चावच निरूपण की विधियों को किन किन मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, जिस टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पहले उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब मान लीजिए आप प्रैक्टिकल के दौरान टीचर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, कि उच्चावच निरूपण क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी मुख्य विधियाँ होती हैं, कितने वर्गों में बांटा गया है। इस प्रकार से आपसे एग्जामिनर या फिर आपके जो टीचर हैं कॉलेज के प्रैक्टिकल के दौरान वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न एक प्रकार से आपके प्रैक्टिकल के दौरान नीम का काम करेंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, उच्चावच निरूपण की विधियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक आपकी त्रिमियम विधि, एक आपकी गणितीय और एक है मिश्रित विधि। अब ये तीनों विधि क्या है इनको भी हम आगे विस्तार से डिटेल से समझेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, उच्चावच निरूपण की चित्रमय विधियों के नाम बताएं। तो देखिए इसमें हमें इसके 3 बताए गए हैं, ठीक है। पहली आपकी हेशुर प्रणाली, इसका आपका डायग्राम भी आपकी शीट में बनता है, साइड में आपको दिख रही होगी। सेकंड आपका पर्वतीय छायाकरण और तीसरा आपका आकृतिक विधि। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों की आपकी शीट बनती है फाइल के अंदर। अगला प्रश्न आता है आपका, मानचित्र में ऊंचाई प्रदर्शित करने की गणितीय विधियां कौन कौन सी हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप ये शीट बना के लेके जाते हैं और टीचर आपसे पूछ ले कि ये किसकी विधियाँ हैं, तो आपको बता देनी चाहिए आसानी से कि ये गणितीय विधियों के पार्ट हैं। जैसे कि आपके स्थानीय ऊंचाई, तल चिन्ह, त्रिकोणमितीय स्टेशन, आकृति रेखाएं और समुच्चय रेखाएं, इसकी आपका शीट बनती है, ठीक है। त्रिकोणमिति इसका भी आपके चार्ट बनता है। तो ये शीट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के लिए। अगला प्रश्न देखिए, हेशुर रेखाएं क्या होती हैं। इसकी आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल बनती है, प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, उसमें एक शीट बनती है, तो इसको आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हेशुर वे महीन व खंडित रेखाएं होती हैं जिनकी सहायता से पर्वतीय छायाकरण को मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित किया जाता है। आपने देखा हो तो, आपने सीट बनाई हो तो उसमें इस प्रकार से डायग्राम आपको साइड में दिख रहा होगा, इस प्रकार से होता है। तो ये जितनी बारीक होंगी उतना ही वहाँ पे अधिक छायाकरण होता है या फिर ढलान होती है। और इसकी आपकी एक सीट भी बनती है। और जो भी विद्यार्थी बीए पार्ट सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में हैं, उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल की। खासतौर पे बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए तो एक एक सीट, क्योंकि बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के जितने भी डायग्राम बनते हैं प्रक्षेप वाले बनते हैं और वो सभी मापनीय यानी फिक्स माप के होते हैं। अगर उनमें 1% भी गलती होती है तो आपका पूरी सीट गलत हो जाती है। इसलिए उनकी मैंने डिटेल से एक एक सीट बताई हुई है कैसे बनानी है, प्ले लिस्ट में जाकर आपको देखने को मिल जाएगी। तथा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए मैंने PDF डाल रखी है। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम, अन्यथा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हेशुर प्रणाली को किस विद्वान ने विकसित किया था। ये प्रश्न को आपको घोट के पी जाना है। क्या नाम है? लेहमान। याद रखना है, लेहमान। किसने? लेहमान ने। क्योंकि आपके हेशुर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो टीचर आपसे पूछ सकता है सिंपल सा, भाई हेशुर प्रणाली के जनक कौन है, ठीक है, तो आपको बता देना है लेहमान। आगे देखिए, हेशुर मानचित्र की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका, सही ढंग से बनाए गए हेशुर मानचित्र में उच्चावच का प्रदर्शन तो स्पष्ट हो जाता है, परंतु मानचित्र में प्रदर्शित किसी भी भाग की समुद्र तल से वास्तविक ऊंचाई का बोध नहीं हो पाता है। तो देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, पर्वतीय छायाकरण करने में किस नियम का अनुकरण करना चाहिए या फिर अनुसरण करना चाहिए। तो देखिए इस विधि में भू आकृतियों पर ऊपर से अथवा
उत्तर पश्चिम कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना करके भू आकृतियों के अंधेरे में पड़ने वाले भागों में छायांकन करते हैं तथा प्रकाश युक्त भाग को मानचित्र में छायांकित किए बिना खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपल सा इसका उत्तर था। एक दो बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो कहाँ मिलेगी वो आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो देखिए, पर्वतीय छायांकन विधि का प्रयोग किस प्रकार के क्षेत्र तत्व का उच्चावच प्रदर्शन करने में सबसे अधिक प्रयोग में आती है। तो देखिए, छोटी मापनी पर बने पर्वतीय क्षेत्रों के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए यह विधि अधिक उपयोग में आती है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई पेमेंट नहीं का लगता है, ठीक है। सिर्फ ये होता है कि जो भी हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, स्थानीय ऊंचाई से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, मानचित्र में किसी स्थान विशेष की स्थिति एवं उसकी समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अंकित किया गया बिंदु स्थानीय ऊंचाई कहलाती है। सिंपल सा है, आप अपनी लैंग्वेज में इस उत्तर को लिख के आ सकते हैं। बीए के विद्यार्थियों को एक बात महत्वपूर्ण याद रखनी होती है। जब वो काफ़ी विद्यार्थी कमेंट आते सर हमें निम्नतम प्रश्न याद नहीं होते, हमें सीरीज की हमें बुक की लैंग्वेज याद नहीं होती तो हम क्या करें। देखिए, ये जरूरी नहीं कि आपको उसी लैंग्वेज में लिख के आना है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में उस प्रश्न को याद कीजिए और फिर लिख के आइए। इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। बहुत सारी आपके किस प्रकार से आपको निम्नतम प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, कौन कौन सी आपको उत्तर पुस्तिका को भरते समय गलती नहीं करनी होती, क्योंकि आप सभी को पता है बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जब पेपर में बैठते हैं तो उत्तर पुस्तिका में फर्स्ट पेज पर बहुत सारी डिटेल भरने की आपको देखने को मिलती है। और अधिकतर बीए पार्ट फर्स्ट ही नहीं सेकंड या थर्ड के विद्यार्थी भी ये गलतियां कर देते हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं वहाँ पर आपको दे दूंगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानचित्र में तल चिन्ह प्रकट करने की क्या विधि है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, तल चिन्ह अंकित करने के लिए मानचित्र में यथास्थान PM अक्षर एवं उसके समीप तल चिन्ह के समुद्र तल से ऊंचाई लिखे देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्थानीय ऊंचाई व तल चिन्ह में क्या अंतर होता है। तो देखिए, स्थानीय ऊंचाई से किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई का बोध होता है, जबकि तल चिन्ह दीवार, पुल, खंबे आदि पर सर्वेक्षण के द्वारा अंकित किसी चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई प्रकट करता है। तो ये इसमें अंतर है और अंतर वाले प्रश्न आपके अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसको वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा। वैसे तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी इस यूनिट से आपके प्रश्न बन सकते थे मोस्ट इंपोर्टेंट, उन सभी को हम देख लेंगे इसी वीडियो के अंदर। आकृति रेखा व समोच्च रेखा में क्या अंतर होता है। देखिए, समोच्च रेखाएं धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण पर आधारित होती हैं, जबकि जो आपकी आकृतिक रेखा है वो मानचित्र पर किन्हीं दो उत्तरोत्तर समोच्च रेखाओं के मध्य अनुपात मात्र में खींच दी जाती हैं। तो ये इन दोनों में अंतर था और अंतर वाले प्रश्न ही आपको अधिक पढ़ने चाहिए। समोच्च रेखाएं किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आपको मोस्ट में लगा लें, सिंपल क्वेश्चन है और एग्जामिनर आराम से पूछ सकता है। जब आप समोच्च रेखाओं के डायग्राम बना के लेके जाते हैं भाई समोच्च रेखा के आकार होती क्या है, उस समय आपसे टीचर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके विवा क्वेश्चन भी होते हैं, मौखिक प्रश्न भी आपके होते हैं काफ़ी बार, तो ये आपको आना अति आवश्यक है। तो देखिए इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई आपके इस आंसर के अंदर। इसकी जो परिभाषा है सही वो ये हो जाएगी, समोच्च रेखाएं जो आपकी होती हैं समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाते हुए, क्या यहाँ पर क्या मिस्टेक है, ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाते हुए, आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, आप इसको लिख लीजिए, मिलाते हुए मानचित्र पर खींची गई कोई रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। ठीक है, कोई रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। मिलाते हुए है ना, इसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। कहाँ पर ऐड करना है, बिंदुओं के बाद। ठीक है, दोबारा से पुनः बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाते हुए मानचित्र पर खींची गई कोई रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे और नोट कर लिया होगा, अन्यथा वीडियो को वापस बैक करके दोबारा सुन के अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, समोच्च रेखाओं को देखने से ढाल की मात्रा का कैसे अनुमान लगाया जाता है फिर लगता है। तो देखिए, मानचित्र के जिस भाग में समोच्च रेखाएं पास पास बनी होती है वहाँ ढाल की मात्रा अधिक होती है और जहाँ पर दूर दूर होती है वहाँ पर ढाल कम होता है। सिंपल सा बता देंगे आप, जरूरी है
टीचर पूछ सकता है कि भाई ढाल का आप चित्र बना रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पर ढाल आती है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई समोच्च रेखाओं से कि कहाँ पर ढाल आती है कहाँ पर कम है। तो सिंपल सा बता रहे समोच्च रेखाएं जितनी पास पास बनी होंगी उतनी ही अधिक ढाल होगी और जितनी दूर होंगी उतनी कम होंगी। अगला प्रश्न है हमारा समोच्च रेखा अंतराल किसे कहते हैं। तो देखिए ये प्रश्न भी अच्छा है। किसी मानचित्र में दो उत्तरोत्तर समोच्च रेखाओं के मानों का अंतर ही समोच्च रेखा अंतराल कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी अच्छा है। उत्तर हो जाएगा इसका दी हुई सरल रेखा के सहारे किसी स्थल रूप की काट द्वारा उत्पन्न नग्न सतह का ऊपरी किनारा उस स्थल रूप की परिच्छेदिका कहलाती है। दोबारा सुनिएगा, दी हुई सरल रेखा के सहारे किसी स्थल रूप की काट द्वारा उत्पन्न नग्न सतह की ऊपरी किनारा उस स्थल स्वरूप की परिच्छेदिका कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काट रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए जिस रेखा के सहारे किसी स्थान रूप की परिच्छेदिका खींची जाती है उस रेखा को काट रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा समोच्च रेखा अंतवेक्षण से क्या अभिप्राय है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र में स्थानीय ऊंचाई की सहायता से समोच्च रेखाएं बनाने का कार्य सर्वोच्च रेखा अंतर्वेशन कहलाता है। तो ये आपके जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इस यूनिट से वो सभी हो जाते हैं, खास तौर पे छोटे वाले प्रश्न। इसके अलावा इसके बड़े प्रश्न भी बनते हैं। अगर आप चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम वो भी लेके आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ लिए। और जिन विद्यार्थियों ने अब तक 6 क्लास नहीं लिए तो वो जरूर ले लीजिएगा। आपके प्रयोगात्मक भूगोल की हम सभी क्लास कंटिन्यू लेके आ रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने एक बार ये सारी क्लास ले ली हैं, प्रैक्टिकल के अंदर छोटे वाले प्रश्न इनसे बाहर आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत जल्द कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी क्लास में स्टार्ट होने वाली है, राजस्थान ज्योग्राफी की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जल्द राजस्थान की ज्योग्राफी की, आर्ट एंड कल्चर की और हिस्ट्री क्लास आने वाली है, वो भी डिटेल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।